नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और हमारी खास पेशकश 23 की तकरार किसकी सरकार में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 की हम बात कर रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम जिसका नाम है 23 की तकरार किसकी सरकार। तो चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे आपका वाकिफ होना बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो हमारे इस खास सेगमेंट में सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे यानी कि आज की सबसे चर्चित खबर 2023 में महाभारत। कैसे, जरा बताते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी महाभारत का उद्घोष हो गया है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी जंग को महाभारत जैसा बता रहे हैं और इतना ही नहीं, वो कांग्रेस को कौरव कहकर तंज भी कस रहे हैं। जरा पूरी खबर देखिए आप। 2023 की महाभारत का उद्घोष। वीडी शर्मा ने कांग्रेस को कहा कौरव। सुघोष अभियान से कांग्रेस के झूठ का होगा पर्दाफाश। बूथ और मंडल के कार्यकर्ताओं को मिलेगी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी सुघोष अभियान के जरिए बूथों और मंडलों में कसावट तो लाएगी ही, साथ ही यहां कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस चुनावी वार पलटवार को महाभारत युद्ध के समान बताया जा रहा है। ये लड़ाई सच और झूठ की है। कौरव और पांडवों में यही परिस्थिति थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सुघोष के अभियान के साथ ये तय किया कि इस प्रकार के झूठ छल कपट की राजनीति, ये सब महाभारत में भी हुआ है। इस प्रकार के लोगों को जवाब देने के लिए यूथ नेटवर्किंग में सुघोष के माध्यम से हर बूथ पर हमारे नौजवान इस प्रकार के झूठ की राजनीति करने वालों को जवाब देंगे। बीजेपी सुघोष को प्रदेश भर के नौजवानों का शंखनाद बता रही है। कांग्रेस को कौरव कहकर तंज कस रही है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से पलटवार ना आए, ये कैसे हो सकता है? 2023 में जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। बीजेपी का पूरा नाम जो लोग समझते हैं वो भारतीय झूठा पार्टी समझते हैं। इतनी झूठी बातें हैं, इतने झूठे वादे हैं बीजेपी के, इतने झूठे दावे हैं कि जनता इनको सही में सबसे बड़ा झूठा समझने लगी है कि ये लोग सिर्फ झूठी बातें करेंगे, झूठी घोषणाएं करेंगे और चुनावी साल में तो वही करेंगे। 2023 आ गया है लगभग और 2023 के चुनाव के अंदर 10 से 11 महीने बचे भी हैं। चुनाव का मैदान में जब उतरेंगे, जब रणभेरी बजेगी तो जनता खुद बता देगी कि कौन 2023 चुनाव जीतेगा और वाकई में कौन कौरव था और कौन पांडव था। ये जनता तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी ही उसमें बैठेगी जहां पर जनता उसको बाहर निकालेगी। वैसे देखा जाए तो नवंबर में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा एमपी से होकर गुजरने वाली है। ठीक उससे पहले बीजेपी ने सुघोष अभियान की शुरुआत कर दी है। तो क्या महज ये संयोग है या फिर यात्रा को ध्यान में रखकर बीजेपी ने रणनीति बनाई है? क्योंकि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना एक बड़ी तैयारी की ओर ही इशारा करता है। साथ ही कांग्रेस को कौरव कहकर ललकारना भी चुनावी युद्ध की शुरुआत ही कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज भोपाल। तो जरा इस खबर को समझिए, क्योंकि सियासत में खबर कभी पूरी नहीं होती जब तक उसके एंगल को ना समझा जाए। और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक खास चुनाव शाखा प्रोग्राम बनाया है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड है जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेगा। तो अभी जो आपने ये पूरी कथा देखी, व्यतीत होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ चुनाव शाखा में मौजूद है शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर बंसल न्यूज़ के। वो चुनाव शाखा से हमें बताएंगे कि आखिर इस खबर के सियासी मायने क्या हैं। शैलेंद्र जी, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को मजबूत करना और ये समझाना कि ये सुघोष अभियान है और कांग्रेस के झूठ को उजागर करना है, साफ तौर पर वो 15 महीने जब कांग्रेस रही है उसमें क्या वादा किया गया था और क्या वादा नहीं किया गया, एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता समझ जाएगा। तो ये समझ लीजिए बूथ जीता, चुनाव जीता।
बिल्कुल, देखिए ये एक जो सुघोष अभियान है, ये एक्चुअली जो सोशल आर्मी है सोशल मीडिया की, और उसको ट्रेंड करने के लिए था। और आप देखेंगे कि देखिए अब चुनाव एक्चुअल से ज़्यादा वर्चुअल होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही अपनी बात रखी जा रही है, उसी पर सारी बहसें जुड़ी हुई हैं, उसी पर सारे क्लिप्स हैं, उसी पर नेताओं के भाषण हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास एक पूरी ऐसी टीम हो, एक ऐसी पूरी फौज हो जो इसको मैनेज कर पाए सोशल मीडिया के, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो। तो ये बीजेपी ने इसको बहुत अच्छे से समझा है और पूरे प्लान के साथ वो इस तैयारी में जुटी है। और देखिए एक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, जब आज BD शर्मा बात कर रहे थे उस कार्यक्रम के दौरान, तो उन्होंने पूरा एक कॉन्सेप्ट के साथ इसे सुघोष नाम दिया। सुघोष यानी कि नकुल ने जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ था तो जो शंख बजाया था वो उसको कहते हैं। तो एक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ गए और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी कहा भी कि ये सच और झूठ की लड़ाई है, और कांग्रेस को कौरव बताया और खुद को बीजेपी को पांडव बताया। तो ये एक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बीजेपी जा रही है। ये आजकल जो चुनाव में या सियासत में माहौल है, उसके लिए ये सब करने की ज़रूरत होती है और बीजेपी इसको बहुत अच्छे से करती है। लेकिन अगर आप बात करें तो कांग्रेस भी सोशल मीडिया में कम से कम कमज़ोर नहीं दिखती है। 1 मिलियन से ज़्यादा बीजेपी के फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, तो कांग्रेस के भी लगभग उतने ही है। और जहाँ तक खासतौर पर कमलनाथ ने जब से कमान संभाली कांग्रेस की 2018 से, तब से उन्होंने इस चीज़ पर बड़ा ध्यान दिया है। तो दोनों तरफ ये लड़ाई बराबरी की है और कई बार आप देखेंगे कि तुर्की व तुर्की जवाब मिलते हैं कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को। तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। पर इस लड़ाई में शैलेंद्र जी एक महत्वपूर्ण बात ये कि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो आने वाली है, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर एक लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम मचा रही है। ऐसे में एक टक्कर ज़रूर मान के चलिए। बिल्कुल टक्कर अच्छी होने वाली है इस पे, और आप देख भी रहे होंगे अगर हम फॉलो करते हैं सोशल मीडिया को, तो दोनों तरफ से बराबरी से टक्कर हो रही है। और देखिए विजय, इसमें सबसे खास बात क्या है, सोशल आर्मी है, दोनों तरफ से बार पलटवार हो रहे हैं, बयान आ रहे हैं। इसमें नेता की भूमिका बड़ी हो जाती है, खासतौर पर निचले स्तर पर, चाहे विधानसभा के स्तर पर हो, चाहे जिले के स्तर पर हो, कि नेता प्रेजेंटेबल होना चाहिए आपका। तो ये एक डिमांड हो गई है। जब हम वर्चुअल में आ जाते हैं तो नेता जरूर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, उसकी भाषा होनी चाहिए, उसको कैसे बात रखनी है वो आना चाहिए, उससे काफ़ी फ़र्क पैदा हो जाता है। तो आजकल ये चीज़ें भी ध्यान दी जा रही है, खासतौर से बीजेपी में, कि आपका नेता कैसा, उसका जो अपीयरेंस है पब्लिक में वो कैसा है। तो ये सब भी ये बदलते हुई सियासत का एक, हम कह सकते हैं, एक स्वरूप है, और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। तो ये ज़मीन से हटके, मतलब अब दोहरी लड़ाई है। एक तो आपको घर घर जाने वाला कार्यकर्ता भी चाहिए, और आपको एक सोशल आर्मी, जो वर्चुअल आर्मी है, जो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है, वो भी एक समझदार आपको चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार उल्टी भी पड़ जाती है बाजी। तो ये बीजेपी ने इस चीज़ को समझा, और इस सुघोष अभियान उसी की एक शुरुआत है। और कांग्रेस निश्चित रूप से इसमें जल्दी आप देखेंगे कि एक पलटवार करेगी और अपना कार्यक्रम लेकर आएगी। जी, यानी कि सोशल मीडिया में जिस तरह रील्स देखें ना आप, रियल से लेकर रील्स तक की लड़ाई है, और वहाँ आपको मजबूती बनानी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो चुनाव शाखा, जिसके रिकॉर्ड से हमने इस खबर को समझने की कोशिश की और मदद की शैलेंद्र सिंह राजपूत जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा, हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम आपको लिए चलते हैं जबलपुर की पूर्व विधानसभा, जहां फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन 2008 तक यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम बूथ बाजा में आपका स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूं जबलपुर में 8 विधानसभा आती हैं, और 8 विधानसभा में से एक विधानसभा है जबलपुर पूर्व विधानसभा। इस विधानसभा क्षेत्र में बीते 10 सालों से कांग्रेस के विधायक जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था, लेकिन बीते 10 सालों से कांग्रेस यहाँ पे कब्जा जमाए हुए। क्या यहाँ के लोगों की समस्या है, क्या लोग इस विधानसभा के बारे में सोचते हैं, और आने वाली सरकार यानी मिशन 2023 के लिए लोगों के मन में क्या है। जबलपुर की पूर्व विधानसभा से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस सीट की पहचान है। करीब 2.5 लाख मतदाताओं वाली इस सीट का अपना मिजाज है। जनता ने बीजेपी और कांग्रेस को यहां बराबर मौका दिया है। मौजूदा विधायक कांग्रेस के लखन घनघोरिया हैं, जो कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। क्षेत्र की समस्याओं की बात करें तो 25 साल पहले जो हालात थे, आज भी कमोबेश वैसे ही है। शायद यही वजह है कि आज भी ये विधानसभा सीट
पिछड़ी विधानसभाओं में गिनी जाती है। पानी के साथ साथ यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्र में पनप रहा नशे का कारोबार अहम मुद्दा है और जनता भी इन्हीं की बातें करती है। ना नालियाँ साफ़ हो रही हैं ढंग से, ना कचरा डोर टू डोर लेने वाले आ रहे हैं और ये ट्रैफिक भी बहुत जाम होता है। समस्या कोई भी हल नहीं हो रही है। समस्याएं ही हैं। एक नेता चुना तो कुछ नहीं हुआ, दूसरा चुना तो भी वैसे ही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि कर कौन नहीं रहा है। नेता की गलती है कि जो नीचे रहने वाले स्तर के उनकी गलतियाँ हैं। जो महत्वपूर्ण रोड रांझी से जबलपुर आता है, जिसमें कई याचिकाएं लगी, कई बार प्रशासन ने कोशिश की पर वो रोड को जो है 4 लेन नहीं बनाया जा सका, जो बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम का कारण बनता है। नंबर 1। नंबर 2, ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। इनके रिहेबिलिटेशन के लिए आज तक शासन ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि ये जो 50 साल से 40 साल से जो लोग यहाँ रिहायशी हैं, उनको आज तक उनकी ज़मीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया। वहाँ बड़ी खेमाई जगत जननी मंदिर के प्रांगणों में, नर्मदा मैदानों में चरस, इसमें गांजा, दारू खुलेआम बिक रहा है। खुलेआम डॉक्टरों को धमकी दी जा रही है, हफ्ता वसूली की जा रही है, जिसकी लगाम अभी तक लग नहीं पाई है। 5-5, 10-10 FIR होने के बाद भी उनके ऊपर ना NSA लगा, ना उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला है। 40-40 मुकदमे हैं लोगों के ऊपर। 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। दोनों ही दलों के दावेदार मैदान में आने लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और दावा जीत का किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले कालखंड में जो विधायकों ने काम किया, माननीय अंचल सोनकर जी ने जो इस क्षेत्र के अंदर काम किया है, आज भी पूर्व विधानसभा के अंदर भी आप घूमेंगे तो लगभग जो काम देखने में आ रहे हैं वो माननीय अंचल सोनकर जी के द्वारा किए गए काम आ रहे हैं। और उसके बाद जबलपुर में मेयर प्रभात साहू जी, सदानंद गोडबोले जी ने भी जो जबलपुर शहर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो जबलपुर में विकास कार्य किए हैं, ADB के माध्यम से काम किए, GNRM के काम किए हैं, वही काम आज भी आपको जबलपुर शहर में देखने को मिलेंगे। आज भी लोगों को पानी के लिए मोहताज होना पड़ता है। कब रमनगरा में फॉल्ट आ जाए, कब ललपुर में फॉल्ट आ जाए, पूरे शहर को पानी से वंचित रखा जाता। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ लंबे समय से काबिज रहे हैं, उनके द्वारा कोई ऐसे प्रयास नहीं हुए कि जल समस्या का समाधान हो सके। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला रोमांचक होगा। दावेदार मैदान में होंगे, दावों और वादों की बरसात होगी, लेकिन जज की भूमिका में रहेगी जनता और वही तय करेगी कि अब की बार किसका होगा बेड़ा पार। हमने इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों से जाके अलग अलग लोगों की राय ली, लेकिन जो बात सामने आई है, यहाँ की जनता ने मौका तो दोनों ही पार्टियों को बराबर से दिया, लेकिन जो समस्या कल थी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बढ़ता अपराध और बढ़ता नशे की मंडी, ये समस्या जो कल थी वो आज भी है और न जाने ये समस्या से इधर की जनता को आगे कब तक और जूझना होगा। कैमरामैन सुरेन पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। और जबलपुर का सियासी इतिहास जरा समझिए। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि करीब 3 लाख मतदाताओं वाली ये विधानसभा सीट क्या रुख रहा है इसका। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया वर्तमान विधायक है। 2018 में बीजेपी के अंचल सोनकर को हराया और पिछले 7 चुनाव की अगर बात कर ले तो क्या रहा, पिछले 7 चुनाव में 4 बार विधायक रहे अंचल सोनकर, जिनको हराया है। दूसरी बार विधायक बने लखन घनघोरिया, और लखन घनघोरिया कद्दावर नेता भी वहां से माने जाते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है और इसी सीट के अंतर्गत आता है, जो कि एक बहुत बड़ी पहचान है। इतना ही नहीं, हमारे पिटारे में और कुछ भी है। अब बारी है खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की, जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि आने वाले चुनाव को वो कैसे देख रहे हैं, तैयारियां क्या हैं, क्या सियासी जमावट है। साथ ही जानेंगे वो मुद्दे जो उनकी पार्टी को सफलता दिलवाएंगे या एक दूसरे पर भारी पड़ेंगे। बोले तो नेताजी में आज मिलिए छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे से, जिन्हें PCC चीफ कमलनाथ का सिपह सालार भी माना जाता है।
छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ उकटे हमारे साथ हैं, जो कि कमलनाथ के बेहद करीब हैं, सिपह सालार खास हैं, हर राजनीति से वे वाकिफ़ हैं। क्या चुनाव होने जा रहे हैं आने वाले, किस तरह से चुनाव का मूड मीटर जाने वाला है, क्या चुनाव आने वाला जो हो रहा है क्या मूड होगा आगे? आने वाला चुनाव कांग्रेस का है। आने वाला समय चुनाव कमलनाथ जी को सीएम बनाने का है। और छिंदवाड़ा ज़िले में तो गत चुनाव में हम लोगों ने पूरी 7 के 7 सीटें जीती थी। अभी हम लोग फिर पूरे तैयारी के साथ लगे हैं। क्या लग रहा है चुनावी हवा किस तरफ जाएगी? कांग्रेस की ओर जाएगी, बड़ा स्पष्ट है। इस बार तो टक्कर होगी डंके की चोट पे और हम लोग जीतेंगे, 7 की 7 सीटें जीतेंगे। और मध्य प्रदेश में पूरा संभाग, जबलपुर संभाग एक तरफा जाएगा। और हम ग्वालियर अंचल की बात करें, हम रीवा अंचल की बात करें, हम मालवा अंचल की बात करें, भोपाल अंचल की बात करें, सब जगह मेरे मित्र साथी बैठे हैं, हमारे जिला कांग्रेस के पदाधिकारीगण सब बताते हैं कि इस बार माहौल पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में है। और छिंदवाड़ा का तो आप स्वयं भी देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा में माहौल क्या है। छिंदवाड़ा इस बार इतिहास बनाएगा। 23 के इलेक्शन में मुद्दे क्या क्या होंगे जिन मुद्दों के कारण लोग प्रभावित होंगे और कांग्रेस की तरफ आकर्षित होंगे? किसान कर्ज माफ़ी माफ, महंगाई, गरीबों को रोजगार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हमारे छिंदवाड़ा के लिए मध्य प्रदेश में जो आज जिस प्रकार जो वादे उनने किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी वादे पूरे नहीं किए। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ उकटे, जिनका मानना है कि आने वाले चुनाव में 7 की 7 सीट पे कांग्रेस कब्जा करेगी। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज़, छिंदवाड़ा। और बात चुनाव की है तो हर तरफ चुनावी चटकारे भी हैं, तो जायके के साथ चुनावी जायका लेना भी बनता है। बंसल न्यूज़ की टीम पहुंची संस्कार धानी जबलपुर के मालवीय चौक और लिया जाएगा चुनाव का। इस वक्त है हम जनता के बीच में, जहां चाय की चुस्की के साथ चुनाव पे चर्चा होगी। साहब, पिछले बार भी आपने वोट दिया रहा, फिर एक बार चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव है अगले साल। किस तरह से देखते हैं आपने जब पिछली बार वोट दिया रहा, क्या कितना सार्थक रहा है वो वोट आपका, आपकी नज़र में कितनी सार्थक रही है सरकार? नहीं, सरकार चूँकि इस 5 साल में दूसरी बार बदल गई है, वोट को सार्थक तो हर बार मतदाता का होता है, वो सोच समझकर वोट देता है, हमने भी दिया हुआ था। तो सरकार बेहतर काम आज भी कर रही है और पुरानी सरकार भी कर रही थी। लेकिन चुनाव जल्द है, समय बीत रहा है, तो नेताजी की धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं और मतदाताओं हम सबकी पूछ तभी बढ़ती है जब 5 साल हो जाते हैं। तो उम्मीद यही है, विश्वास भी है कि जो भी सरकार आएगी अच्छा काम करेगी और अच्छा हो रहा है, अपन विश्वास रखें। वोट तो ऐसा है कि हम देते हैं सरकारों को। सरकार कोई भी हो, वो अपने विज़न के साथ काम करती है। वो कितनी सक्सेस होती है, नहीं सक्सेस होती है, उसकी नीयत पर निर्भर करता है। कांग्रेस की सरकार बनी, आपसी मतभेद के कारण फिर बीजेपी की सरकार आ गई। वर्तमान में जो अभी 6 महीने पहले से आप गतिविधियां देख रहे हैं, वो सब चुनावी होती हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, सरकारें हों, वो चुनाव को केंद्र में रख कर ही काम करते हैं और जनहित उसमें होता है। जनहित को केंद्र में रख के सरकारें काम नहीं करती, ऐसा मेरा अपना मानना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज एक बड़ा चेहरा रहेंगे, दूसरी तरफ कमलनाथ रहेंगे। क्या लगता है इस बार किसको जनता चुनेगी, क्या मैंडेट होगा? मतदाता हमेशा से बहुत समझदार रहा है और मैं देखता हूं कि अब धीरे धीरे मतदाता बहुत समझदार होता जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हर आदमी अपना व्यवसाय पूरी निर्भयता के साथ कर पा रहा है, इस बात को भी जनता की बारीक नज़र है। मुझे लगता है कि जनता जिस भी सरकार को चुनेगी बहुत अच्छी सरकार चुनेगी। क्या लगता है कि सरकार जो काम कर रही है वर्तमान में, वो सरकार अच्छा काम कर रही है? तो 15 महीने की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने अच्छा काम किया, क्या नज़रिया है आपका इसको लेकर? दोनों एक्चुअली क्या है कि काम तो होना ही चाहिए, जैसा प्रगति दिख रही है उसी के हिसाब से चलना चाहिए, चाहे सरकार ये भी काम करे या वो काम करे। तो इसी हिसाब से अगर जो अच्छा काम करेगा, आजकल उसी की मांग ज़्यादा बढ़ रही है। देखो, अभी मोदी जी हैं अपने, उनने बहुत अच्छा काम किया, यानी सभी कोई उनसे खुश हैं जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का मुझे समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह का काम करती हैं। एज अ यूथ मैं तो उसी को सपोर्ट करती हूँ जो अच्छा काम करे। बात सिर्फ इतनी सी होती है
कि जो ज़्यादा फैसिलिटीज़ अपने शहर वालों को दे। पहला बात तो रोडों का विकास होना चाहिए, सोसाइटी का विकास होना चाहिए। यूथ का भी कहना है, सभी वर्ग से हमने बात की है, तमाम जो लोग हैं हर उम्र के लोग हैं, यूथ का भी कहना है, चाहे माता पिता भी कहना है कि मूलभूत सुविधाएं और साथ में बच्चों के लिए रोज़गार, ये सभी सरकारों का जवाबदारी होती है, दायित्व होता है। जिनको वो वोट देते हैं, वो जनता जिसे वोट देती है, उनकी ये जवाबदारी तय हो जाती है कि वो उस जनता के लिए एक अच्छे रोज़गार, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सड़क की व्यवस्था करें। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। और अब वक्त है जन का मन टटोलने का। आखिर जनता क्या सोचती है? खंडवा में ऑटो चालकों से जानिए उनकी बात और समझा 2023 में वो क्या चाहते हैं। सरकार तो मैं ऐसी चाहता हूं जो शहर में विकास हो, और ये जो खंडवा शहर में भी जो सड़कें जो इतनी ख़राब जो है स्थिति है, जो ऑटो से लेकर गाड़ी टू व्हीलर वाले एक्सीडेंट भी हुआ करते हैं, जो शासन प्रशासन इन पर कोई भी जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसा आज बुरहानपुर का विकास देखें, खरगोन का विकास देखें, इंदौर का विकास देखें, मैं भी यही चाहता हूं कि खंडवा का एक बार ऐसा विकास हो। ये कि सरकार जो भी बने, खंडवा में जो उद्योग धंधे चालू होना चाहिए वो उद्योग धंधे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उद्योग धंधा रहेगा तो आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिलेगा। कुछ ऐसी कॉलोनियाँ जहाँ अनडेवलप्ड है ना, वहाँ पर सुविधा नहीं मिल रही है, उससे ही बहुत परेशानी हो रही है। इसकी हम सुविधा चाहते हैं कि सुविधा मिले। जैसे हम दिन भर भी मेहनत करें तो डीजल 200-300 रुपये का डीजल जल जाता है, ले दे के शाम को 100-150 रुपये 200 रुपये ज़्यादा है, बहुत मगजमारी करके बचाना पड़ता है। सर काम तो अच्छा कर रही सर, हाँ बराबर कर रही है। हम तो ऑटो चला रहे हैं, हमारी भी ऐसी समस्या हो जाए, दूर हो जाए कि हमारे को मतलब थोड़ा 2 पैसा बचे। खंडवा के बाद अब सतना लिए चलते हैं, छात्रों के मन की बात भी जान लेते हैं। हम एक छात्र होने के नाते हम तो यही चाहते हैं कि जो भी हमारा लीडर बने एक सही नेता होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो हमारे रोज़गार और शिक्षा के क्षेत्र की गतिविधियां हैं, नई नई नियुक्तियां हैं, वो ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द आए और हमारे प्रदेश में एक अच्छा सा विकास करे, जिससे से छात्रों को और उसके साथ साथ रोज़गार को भी अवसर मिल सके। मेरा चुनाव को लेकर सिर्फ यही है कि कैंडिडेट अगर अच्छा है तो पार्टी कोई भी आ जाए तो मतलब उस क्षेत्र में काम होगा, और काम से ही हमारे एक नेता की वहाँ पे पहचान होती है। यहाँ इतनी सारी सीमेंट प्लांटेंस हैं और बहुत सारे रोज़गार के अवसर हैं, उसके बाद भी यहाँ 70% से ज़्यादा लोग युवा बेरोजगार हैं, वो बाहर के शहरों के प्रति आकर्षित है। यहाँ इतने साधन हैं पर यहाँ के जो लीडर हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको ध्यान दें, और वो जो युवा इस शहर के विकास के लिए आगे बढ़ सकते हैं वो बाहर जाने से उनको रोके। जो भी लीडर बनेगा हमारा तो वो उसकी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छा माइंड सेटअप होना चाहिए, जो हमारे लिए कुछ सोच सके। जो जहाँ तक मेरी सोच है तो उसमें युवा प्रतिनिधि को आगे करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। जो भी हमारा राजनेता है वो राजनेता बन के नहीं बल्कि जनता का सेवक बन के आए। हमारा नेता ऐसा हो कि जो हमारे हर क्षेत्र पे प्रगति कर सके, शिक्षा के क्षेत्र पे, मेडिकल के क्षेत्र पे, हर एक चीज़ पे बढ़ोतरी कर सके। पार्टी से किसी भी पार्टी से मतलब नहीं, हमारा नेता जो भी लीडर बनेगा हमारा, वो ऐसा होना चाहिए कि हर हमारी समस्याओं को समझ सके, और जो भी बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और ज़्यादा घट नहीं रही, सिर्फ बढ़ ही रही है, उसको समझ सके, रोज़गार निकाले। आने वाले चुनाव में जो लीडर खड़े हो रहे हैं तो उनसे मैं ये अपेक्षा करना चाहूँगा कि शिक्षा के ऊपर ज़्यादा। तो सुना आपने क्या कहा छात्रों ने। तो जन का मन, पहले ऑटो वालों की बात, फिर छात्रों की बात, यही सीधे जनता से जुड़ी हुई बातें आपके लिए लेकर आते हैं। और हमारे इस खास सेगमेंट 23 की तकरार किसकी सरकार में कल फिर हाजिर होंगे एक नई विधानसभा के साथ और नई सियासी खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।